प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 नाम की पाठ्यपुस्तक में गद्य पाठों के जो अंतिम पाठ के रूप में यहाँ आपका संस्कृति नामक जो निबंध दिया हुआ है, जो कि भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखित निबंध है, तो उसका पाठसार आज हम पढ़ेंगे। पाठ का सारांश आज हम पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ इस पाठ से संबंधित जो प्रमुख प्रश्नोत्तर हो सकते हैं उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप यदि इस पाठ सारांश को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और प्रश्नों के जो उत्तर, जो सटीक उत्तर यहाँ पर आपको बताए जाते हैं उस पाठ से संबंधित, उनको यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो गलती करने की आपकी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहती है। तो आइए विद्यार्थियों, पाठ का सारांश जो संस्कृति नामक निबंध है का हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, बताया जा चुका है आपको कि संस्कृति जो एक गद्य विधा का निबंध श्रेणी का ये रचना है, अर्थात ये निबंध है और संस्कृति नाम का निबंध, इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन हैं। यहाँ लेखक ने विद्यार्थियों दो चीज़ों पर गहन रूप से विचार किया है और वो चीज़ें हैं विद्यार्थियों, संस्कृति जिसको आवश्यक तत्व माना गया है किसी भी मानव के जीवन के लिए, जिसको अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, तो संस्कृति, और दूसरा है सभ्यता जिसे सिविलाइजेशन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृति और सभ्यता क्या एक ही हैं, ऐसा पाठ के प्रारंभ में लेखक ने यहाँ विवरण दिया है। तो यहाँ विद्यार्थियों आगे जब हम पढ़ते हैं तो लेखक के द्वारा संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट करते हुए उससे संबंधित अनेक जटिल प्रश्नों को सुलझाने की प्रेरणा लेखक के द्वारा यहाँ प्रदान की गई है। विद्यार्थियों, लेखक ने संस्कृति और सभ्यता का जो अंतर है उसको समझने के लिए यहाँ पर दो उदाहरण यहाँ पर लेखक के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। पहला उदाहरण है आग, यानी कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो उदाहरण, और दूसरा है सुई और धागे का जो उदाहरण है वो लेखक ने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को, अर्थात सभ्यता और संस्कृति को समझाने का प्रयास यहाँ पर, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। लेखक ने बताया विद्यार्थी इस पाठ में कि इन दोनों चीज़ों, यानी कि आग और सुई धागा, इन दोनों चीज़ों को खोजने की शक्ति या प्रवृत्ति क्या है, संस्कृति है, और उस आविष्कृत जो आविष्कार किया गया है आग का और सुई धागे का जो आविष्कृत वस्तु है वो विद्यार्थियों सभ्यता है। तो यहाँ आपने देखा विद्यार्थियों कि संस्कृति का परिणाम ही क्या होती है, सभ्यता होती है। संस्कृति का परिणाम ही सभ्यता है। मानव की योग्यता और प्रवृत्ति मानव विनाश के साधन खोजती है। यदि मानव की जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है, यदि वो मानव विनाश के, मानव को नष्ट करने के साधन यदि खोजती है, तो उसे लेखक ने विद्यार्थियों असंस्कृति कहा है, अर्थात संस्कृति का नहीं होना कहा है। अंत में, पाठ के अंत में लेखक ने मानव संस्कृति को अविभाज्य बताया कि मानव संस्कृति कैसी है, अविभाज्य वस्तु है और उसमें समाविष्ट यदि कल्याणकारी अंश उसमें है तो कल्याणकारी उसमें अंश को श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी बताया गया है। अर्थात संस्कृति के अंतर्गत जो कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो कार्य हैं, जन कल्याणकारी जो अंश है उसको लेखक ने श्रेष्ठ और स्थायी रूप से वर्णित किया है। विद्यार्थियों, लेखक के अनुसार जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न तो संस्कृति है और न ही सभ्यता है। ये आपका मूल पाठ का सारांश था। किस प्रकार से लेखक उस पाठ के क्रम में आगे बढ़ा है, उन बिंदुओं के रूप में आप विद्यार्थियों में चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ प्रारंभ में किसका वर्णन किया है, उससे आगे कैसा वर्णन है। इसी प्रकार से हम यदि इन वर्णनों को क्रमिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, तो पाठ अच्छी तरह से आपको हृदयंगम हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आइए, ये तो था संक्षिप्त परिचय। पाठ का जो सारांश है मुख्य रूप से उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि लेखक ने प्रारंभ में, पाठ के प्रारंभ में, अर्थात अपने निबंध के प्रारंभ में सभ्यता और संस्कृति इन दो शब्दों के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने बताया कि ये वे शब्द हैं जिनका उपयोग तो बहुत अधिक होता है लेकिन सबसे कम ये समझ में आते हैं। यानी कि उपयोग तो सभ्यता और संस्कृति शब्दों का बहुत होता है दैनिक जीवन में, लेकिन इनकी जो समझ है
वो कम लोगों को होती है, यानी कि इनका अर्थ समझ में, इनका जो विभेद है, अंतर है, वो समझ में नहीं आता है। आगे लेखक ने वर्णन किया है विद्यार्थियों, जब इन शब्दों के साथ किन्हीं विशेषणों का प्रयोग कर दिया जाता है तब तो दोनों शब्दों का थोड़ा अर्थ हमारी समझ में आ जाता है। जैसे कहा जाए कि यहाँ सभ्यता और संस्कृति, ये दो जो शब्द हैं, इनको हम सिंगल रूप में इसी शाब्दिक अर्थ में यदि समझते हैं तो अर्थ कम समझ में आता है। और कहा गया है लेखक के द्वारा विद्यार्थियों कि यदि इनके साथ में हम विशेषणों का प्रयोग कर देते हैं तो अर्थ और अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जैसे कि विद्यार्थी उदाहरण दिया गया है, जैसे सभ्यता शब्द है, और सभ्यता में यदि हम भौतिक शब्द लगा देते हैं जो कि विशेषण है तो भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक शब्द लगा दें तो आध्यात्मिक सभ्यता, और धार्मिक सभ्यता, आर्थिक सभ्यता, ये जो चीज़ें हैं वो विशेषण लगाने से इनके अर्थ समझ में आ जाते हैं विद्यार्थियों। ऐसा इसमें वर्णित किया गया है। विद्यार्थियों, लेखक ने आगे संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट किया है। उस अंतर को किस प्रकार से यहाँ पर वर्णित किया गया है वो देखते हैं विद्यार्थियों। लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण दिया है और स्पष्ट किया है कि जिस प्रेरणा प्रवृत्ति अथवा योग्यता के बल पर आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। यानी कि जो प्रेरणा है वो प्रेरणा क्या थी। जैसे देखिए विद्यार्थियों, आग का आविष्कार करने की जो प्रेरणा व्यक्ति के मन में समाहित हुई, अब आग का जो प्रमुख रूप से आविष्कार करने की जो प्रेरणा है वो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली थी। इसलिए जो भावना, जो प्रेरणा किसी व्यक्ति के मन में जब जागृत हुई थी आग का आविष्कार करने की, कि व्यक्ति को क्या करना है, पेट भरना है, यानी कि भूख शांत करनी है, जंगली जानवरों से भी अपनी सुरक्षा करनी है, तो इस मकसद को लेकर के, जो कि लोक कल्याण का कार्य था, इसको लेकर के यदि आग का आविष्कार हुआ था तो ये क्या है, सांस्कृतिक रूप में, यानी कि संस्कृति है, ये इसी को संस्कृति कहा गया है। और आगे जब देखते हैं कि सुई और धागे का जो प्रयोग है वो अपने शरीर को शीतोष्ण से बचाने के लिए, यानी कि सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मानव ने कपड़ा निर्मित किया सुई धागे के द्वारा। और कपड़ा निर्माण करने के अलावा कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का जो कार्य है, सिलने का जो कार्य है, और सुई और धागे के माध्यम से किया गया। तो यहाँ सभी दोनों ही बातें विद्यार्थियों, एक तो है आपका आग का आविष्कार और एक है सुई और धागे का आविष्कार, ये दोनों ही चीज़ें मानव कल्याण से जुड़ी हुई हैं। तो ये ऐसा यदि कोई प्रेरणा काम करती है तो वह संस्कृत कहलाती है, संस्कृति के अंतर्गत वो आती है। आगे देखते हैं कि ये तो हुआ प्रेरणा, जो आविष्कार हुआ है, और जो आविष्कार हो चुका है उस चीज़ का अपने या दूसरों के आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। दूसरों के लिए जो ये जो किया गया आविष्कार, प्रेरणा तो हुई विद्यार्थियों संस्कृति, और जो आविष्कार हो चुका है वो एक सभ्यता के अंतर्गत आता है। आगे वर्णन किया है विद्यार्थियों लेखक के द्वारा कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अपने उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उनकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से प्राप्त अनायास ही प्राप्त वस्तु मानती है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसने परोपकार को लेकर के, जन कल्याण की भावना से ग्रसित होकर के और ये काम कर दिया, तो वो तो हुआ विद्यार्थियों संस्कृति। और यदि आगे आने वाली संतति को वही आविष्कार यदि अपने दैनिक जीवन में काम लेने में वो सक्रिय और जो काम आते हैं, सहयोगी होते हैं, तो वहाँ वो अनायास ही उन पीढ़ियों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आग का आविष्कार हुआ, आगे के समय में जो आग का आविष्कार है वो क्या क्या काम आने वाला है, तो ये चीज़ें यदि आगे की संतति के लिए प्राप्त होती हैं तो आगे की संतति के लिए अनायास रूप से ही ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये क्या है विद्यार्थियों, सभ्यता कही जा सकती है। और ऐसे लोग जो आविष्कार करने वाले हैं वो तो कहलाए संस्कृत व्यक्ति, और उनका जो उपयोग आगे किया जा रहा है तो वो सभ्य व्यक्ति के अंतर्गत ये आते हैं। विद्यार्थियों, आगे कई उदाहरणों के द्वारा लेखक ने सभ्यता और संस्कृति को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने न्यूटन का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों का जो आविष्कार किया था, वो चीज़ें जो बताई गई थी
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए न्यूटन क्या था, संस्कृत मानव था, यानी कि संस्कृति से युक्त मानव था। आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी यदि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, गति के नियमों से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उससे भी अधिक बातों का ज्ञान प्राप्त है, न्यूटन से ज़्यादा बातें अब वो जानने लग गया है। यदि केवल उसने, न्यूटन ने तो आविष्कार ही किया था, लेकिन आगे चल करके उसकी संतति के रूप में प्राप्त जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है, यदि वो उससे भी ज़्यादा यदि ज्ञान प्राप्त कर ले, न्यूटन से भी, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा था, ऐसा होने पर भी विद्यार्थी न्यूटन जितना संस्कृत नहीं हो सकता, तो उसे संस्कृत व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। न्यूटन है संस्कृत व्यक्ति जिन्होंने आविष्कार किया है और खोज की है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, गति के नियमों की। लेकिन जो विद्यार्थी भौतिक विज्ञान से संबंधित है, बहुत सी चीज़ों को जो अपरिचित थे शायद न्यूटन, तो उससे भी ज़्यादा यदि ज्ञान प्राप्ति भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को है, तो वहाँ वह संस्कृत नहीं कहा जाएगा, संस्कृत मानव उसको नहीं कह सकते। इस भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को उसको सभ्य ही कहा जा सकता है। आगे विद्यार्थी बताया गया है कि मानव संस्कृति के माता पिता कौन कौन हैं। मानव संस्कृति जो है उसके माता पिता, एक तो भौतिक प्रेरणा है जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, और दूसरी वस्तु है ज्ञान इच्छा, यानी कि ज्ञान की इच्छा जो है, यानी कि प्रेरणा और इच्छा, ये मानव संस्कृति के माता पिता कहे जाते हैं। आगे एक विवरण दिया है कि किस प्रकार से एक रोगी बच्चा है और रोगी बच्चे की जो माँ है वो रात भर, वो बच्चा परेशान है, उसको पूरी रात गोद में लिए हुए बैठी रहती है। तो ये क्या है, उसके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से एक रोगी माता जो है वो उसका भविष्य बनाने के लिए, अर्थात जन कल्याण के लिए, अपने संतति की अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए वो कार्य करती है। तो ये उसका संस्कृति से युक्त संस्कृत मानव होने का जो धर्म है वो निभाती है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, लेखक के द्वारा रूस का जो भाग्य विधाता था लेनिन, उसका उदाहरण भी लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वो अपनी उस लेनिन जो था वो अपनी डेस्क में डबल रोटी का जो सूखा टुकड़ा था उसको स्वयं नहीं खाता था और दूसरों को खिला देने में अपनी समझदारी समझता था, और दूसरे के जन कल्याण के लिए उस भुखमरी की स्थिति में वो दूसरों के लिए वो उस सूखी रोटी के टुकड़े को भी, जो बड़े नसीब से बड़े परेशानी के बाद में प्राप्त हुई थी, तो उस डेस्क में रखे हुए सूखी रोटी के टुकड़े को वो जनता के लिए, दूसरों के लिए समर्पित कर देता था। तो यहाँ रूस के भाग्य विधाता लेनिन का जिक्र भी लेखक के द्वारा विद्यार्थियों यहाँ पर किया गया है। एक उदाहरण विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स का पूरा के पूरा जीवन मजदूरों एक हो जाओ, और यहाँ जितने भी मजदूरों की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत भयंकर स्थितियाँ थीं, बहुत बड़ी परेशानी में मजदूर गुजर रहे थे, और उनका बार बार पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो शोषण से मुक्त कराने के लिए अपने पूरा का पूरा जीवन कार्ल मार्क्स ने समर्पित कर दिया था। तो संसार के मजदूरों को सुखी देखने का जो स्वप्न देखने वाले, देखते हुए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, ऐसे कार्ल मार्क्स का उदाहरण लेखक के द्वारा विद्यार्थी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। एक प्रमुख उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है सिद्धार्थ का, जो कि गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उस सिद्धार्थ ने 2500 वर्ष पूर्व अपना घर केवल इसलिए त्याग किया था कि किसी तरह तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। विद्यार्थियों, आगे बताया गया है कि संस्कृति का परिणाम ही क्या है, सभ्यता है। आगे एक चीज़ और बताई गई विद्यार्थियों कि मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करता है। आत्मविनाश, स्वयं का ही विनाश करने के साधनों का यदि आविष्कार करती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको असंस्कृति कहते हैं। जिन साधनों के बल पर मनुष्य दिन रात आत्मविनाश में जुटा रहता है वो क्या है, असभ्यता है। जिन साधनों के बल पर मनुष्य दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है वह है असभ्यता। संस्कृति में जन कल्याण की भावना निहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ जन कल्याण की भावना काम करती है वही क्या है, संस्कृति का रूपक हो सकती है। संस्कृति अंत में बताया गया लेखकों, विद्यार्थियों की लेखक के द्वारा कि संस्कृति जो है वो क्या है, अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, स्थायी भी है। यानी कि श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी, यानी कि अविभाज्य वस्तु का नाम ही संस्कृति है, और वो जितने भी कल्याण के कार्य करती है
तो वो श्रेष्ठ होने के साथ साथ स्थायित्व वाली वस्तु भी वो प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, ये था इसका जो सारांश। अब विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी आपके दिए हुए हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। वैसे देखने को आपको महसूस ये हुआ कि जितना भी हमने अंश पढ़ा है उसी के माध्यम से ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से हृदयंगम हो गई होंगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को प्रश्न दिया हुआ है आपकी पाठ्यपुस्तक में कि आग की जो खोज की गई थी उसके मुख्य स्रोत क्या थे, अर्थात आग की खोज क्यों की गई थी, ऐसी क्या क्या प्रेरणाएं, क्या क्या स्रोत, कहाँ से आग की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो यहाँ पर उद्भूत हुआ है। तो यहाँ पर आग की उत्पत्ति के प्रेरणा स्रोत क्या क्या रहे, ये यहाँ पर प्रश्न के रूप में आया। तो विद्यार्थी देखते हैं कि आपको पता है कि मानव जीवन की जो संचालन की बहुत बड़ी आवश्यकता पेट की पूर्ति करना था, और मांस को पकाने के लिए, खाद्यान्न को पकाने के लिए मानव को आग की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता जीवन संचालन के लिए और आग की बताई गई, इसलिए आग की खोज करने की प्रेरणा उसको यहाँ से मिली है। विद्यार्थियों, खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने का प्रक्रम है, प्रेरणा है, वो भी यहाँ पर है। दूसरा व्यक्तियों, यहाँ पर तीसरे रूप में प्रकाश और गर्मी पाने की जो प्रेरणा है वो आग के आविष्कार से मिलती है। चौथी जो प्रेरणा है वो जंगली जानवरों से सुरक्षा की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे ऐसे औजार हथियार बनाए जाएं जिनसे कि हिंसक जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा की जाए। तो यहाँ और आग जला करके उनसे उनके समीप बैठा जाए तो अपने स्वयं को उन जंगली जानवरों से सुरक्षित, उनसे हथियार बना करके किस प्रकार से आग का जो प्रेरणा है वो आदि मानव को यहाँ से प्राप्त होती है। सभ्यता और संस्कृति की अब तक सही समझ क्यों नहीं आई लेखक को, ऐसा इसमें बताया गया है। मानव समाज सभ्यता और संस्कृति से अच्छी तरह से समझ क्यों नहीं पाया था, तो इसलिए नहीं समझ पाया था क्योंकि दोनों बातों को एक ही समझना, यानी कि एक ही समझता था व्यक्ति, और उनको दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता था कि सभ्यता ही संस्कृति है, संस्कृति है। तो ये जो मानव की जो कमी थी हृदय की, मन की, उसके कारण वो अब तक भी नहीं समझ पाया। विद्यार्थियों, एक प्रश्न दिया गया है आपके पाठ्यपुस्तक में कि संस्कृत व्यक्ति कौन है। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर नई चीज़ की खोज करे, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर नई वस्तु की खोज करे, उदाहरण के लिए जिस प्रकार से न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज और महात्मा बुद्ध का कल्याणकारी जो दर्शन है, उनकी दर्शनों के द्वारा मानव को सुखी बनाने के जो प्रयास किए गए, उदाहरण पेश किए गए, वो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, संस्कृत व्यक्ति कहे जाते हैं। आगे विद्यार्थियों, यहाँ ये जो पाठ चल ही रहा है तो इसमें गौतम बुद्ध का वर्णन आया है, तो उस गौतम बुद्ध का जो कल्याणकारी दर्शन है उससे आपका परिचय होना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, आपका जो ज्ञान है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उससे हट कर के भी आपको सामाजिक चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने वाली हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको, जैसे कि गौतम बुद्ध का जो कल्याणकारी दर्शन है उसकी थोड़ी बहुत समझ आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, जो महात्मा बुद्ध का कल्याणकारी दर्शन है उसके संबंध में कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य ये है कि 6 नास्तिक दर्शन हैं, उन नास्तिक दर्शनों में जो बौद्ध दर्शन है वो अन्यतम है। यानी कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध का जो दर्शन है, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदान किया गया जो दर्शन है वो कैसा है, कल्याणकारी है, लेकिन वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। उन 6 नास्तिक दर्शनों में यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान अपना बुद्ध दर्शन रखता है। नास्तिक होते हुए भी गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, अहिंसा का उपदेश दिया था, उन्होंने लोगों के दुख निवारण के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया था। ये जो था गौतम बुद्ध, वो शाक्य वंशीय कपिलवस्तु जो नरेश हैं शुद्धोधन, उसके ये पुत्र थे, और इनका प्रथम नाम बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको इन चीज़ों से समाज से वैराग्य होने की जो प्रेरणा है वो मिली है। तो वो उन क्रम में आता है कि इन्होंने घायल व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, मूक व्यक्ति को देखा और सन्यासी व्यक्ति को देख करके उनके हृदय में महान वैराग्य प्राप्त हुआ।
मानवों के दुख निवृत्ति के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने रात्रि में अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके नवजात जो पुत्र हुए थे राहुल, उनको छोड़ करके इन्होंने घर से संन्यास ले लिया था। आगे विद्यार्थियों, इस प्रेरक के रूप में इस निबंध में आगे लेखक ने स्पष्ट किया है कि मानव संस्कृति एक अभाज्य वस्तु है। इसको आप स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न यदि आपके आता है तो आप अविभाज्य यानी कि जिसका विभाजन नहीं कर सकें, जिसको बांट नहीं सकें, ऐसा कुछ वर्णन उसमें करना है तो आप लिख सकते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य नहीं है, वह एक है। इसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी भेद उत्पन्न हो जाते हैं। मानव संस्कृति को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटने की चेष्टाएं बहुत लंबे समय से की जा रही हैं कि मानव की जो संस्कृति है उसको धर्म के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस प्रकार से मानव की संस्कृति को विभाजन की उस रेखा तक ला दिया गया है कि इसको विभाजित करने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे प्रयास जो अपने भारतवर्ष में हुए हैं, विश्व में हुए हैं, तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर भारत और पाक का विभाजन कर दिया गया, अर्थात दोनों संस्कृतियों को अलग अलग माना गया, जबकि ये दोनों संस्कृति क्या है, अविभाज्य वस्तु है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दो अलग अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो ये केवल धार्मिक आधार पर ये कार्य किया गया, जो कार्य सही नहीं है। यहाँ आगे विद्यार्थी दूसरा कारण ये बताया है इसमें कि अविभाज्य वस्तु के विवरण के विषय में कि भारतीय लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति है, उसको अपनाकर नेताओं ने जातिगत आरक्षण दिया है, यानी कि कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन दिया हुआ है उसको भारतीय संस्कृति में बांटने की चेष्टा उन्होंने की है कि ये धर्म, ये इस धर्म से संबंधित हैं, ये इस जाति से संबंधित है, उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब ये नई बात नहीं है, पूर्व समय से चलती आ रही है वोट बैंक की राजनीति के कारण विद्यार्थियों। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये जो मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, लेकिन मानवों को बांटने का काम, उनकी संस्कृति को बांटने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। भारत में ये चीज़ें प्रचलित हैं। विद्यार्थियों, महापुरुषों ने सभी संस्कृतियों की जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको खुले मन से अपनाया है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों देख लें, भारतीय राजनीति में जो संविधान का निर्माण किया गया था, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमारे संविधान में ग्रहण किया गया। इसी प्रकार से विभिन्न दर्शनों की और विभिन्न संस्कृतियों की अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारी भारतीय संस्कृति में मिलाने का प्रयास किया गया खुले मन से। उन मनीषियों ने, उन विद्वान व्यक्तियों ने, भारत के उन महान नागरिकों ने। देखिए आगे उदाहरण आता है कि रसखान जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे, धर्म अलग था उनका, हिंदू धर्म नहीं था। तो रसखान ने कृष्ण का गुणगान किया। बिस्मिल्लाह खां ने, आपने जैसे कि उस आपके पाठ भी है नौबत खाने में इबादत, तो उसमें बिस्मिल्लाह खान जो थे उन पर उन्होंने क्या किया कि बालाजी का आशीर्वाद लिया था, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया था। तो यहाँ पहले ऐसे कुछ नहीं था, अविभाज्य वस्तु थी जो संस्कृति थी। और हजारों, देखिए ये तो था हिंदू धर्म की ओर आग्रह है, समान धर्म की ओर आग्रह है। और यहाँ मुस्लिमों का भी यहाँ पर आता है कि मुस्लिमों के धर्म में भी इस प्रकार से आज भी वो कार्य है जो अविभाज्य वस्तु के रूप में संस्कृति को उल्लेखित करते हैं। तो वो ये है कि हजारों जो हिंदू लोग हैं वो आज भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर दुआ करते हैं और पीरों की पूजा वो किया करते हैं। तो शुरू से ही ये संस्कृति क्या है, अविभाज्य रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ पर संस्कृति को विभाजित करके यहाँ गलत कार्य, समाज के लिए गलत कार्य यहाँ पर कर दिया है। तो त्याग की जो संस्कृति है वही श्रेष्ठ गुण है, त्याग संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम सभी ने समान रूप से अपनाने की चेष्टा इसको की है। आगे विद्यार्थी देखते हैं कि लेखक का संस्कृति और सभ्यता के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो विद्यार्थियों, लेखक ने सभ्यता और संस्कृति दोनों में पर्याप्त अंतर बताया है। संस्कृति तो क्या है कि मानव कल्याण की जो आत्मिक भावना है उसको, मानव कल्याण निहित रहता है संस्कृति की जो आत्मिक भावना है उसको संस्कृति कहा गया है। और सभ्यता जो है मानव समाज का जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो आचरण है, दिखावा है, वो क्या है, सभ्यता है। विद्यार्थियों, संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत रूप है, सुलझा हुआ रूप है, शुद्ध रूप है, जबकि सभ्यता क्या है, स्थूल है।
और इसके कारण इसके द्वारा हमारे रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा आदि का परिचय मिलता है। यानी कि वेशभूषा, खान पीन, ये जो परिचय आपको मिलता है तो वो सभ्यता से मिलता है, संस्कृति से मिलता है, नहीं मिलता है। तो संस्कृति तो आंतरिक वस्तु हुई और जो सभ्यता है वो स्थूल वस्तु या बाह्य वस्तु ये कही जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति आंतरिक वस्तु है जबकि सभ्यता बाहरी वस्तु है। एक उदाहरण के द्वारा ये भी समझाया गया है विद्यार्थियों आगे पाठ में कि तारों के चमकते आकाश को, तारों को जो चमकता हुआ आकाश है उसको लेखक ने मोती भरा थाल कहा है। मोतियों से भरा हुआ थाल उसे कहा है। आगे देखते हैं कि जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ हो और तन ढका हुआ है, यानी कि कपड़े भी उसने पहन रखे हैं, रोटी भी उसके पास है, तो ऐसा होने पर भी संस्कृत व्यक्ति नहीं सो पाता है। ऐसी स्थिति होने पर भी वो संस्कृत व्यक्ति यदि कोई होता है जिसमें जन कल्याण करने की जो भावनाएं हैं तो उसके हृदय में होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति सो नहीं पाता है। जबकि उसे सो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो पेट उसका भरा हुआ है, अर्थात खाने के लिए सुलभ वस्तु उसके पास उपलब्ध हैं और अच्छे अच्छे कपड़े उसने पहन रखे हैं, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वह व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति है तो वो सो नहीं पाता है। उसे दिखाई देता है समाज में विभिन्न रूपों में जो व्यक्ति हैं वो गरीब हैं, उनको 2 जून का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है और निर्धारित तो अपने तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, तो जन कल्याण की भावना यदि उसमें घर है अर्थात संस्कृत व्यक्ति है तो वो इस प्रकार से सो भी नहीं पाता है। इस पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया उन्होंने, गति के नियमों को बताया, तो यहाँ न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। प्रश्नों में आ सकता है, तो प्रश्न में आएगा कि न्यूटन को इस पाठ में बताया गया है वैज्ञानिक, तो आप डायरेक्ट वैज्ञानिक पर टिक नहीं करें। इस संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन वैज्ञानिक तो थे लेकिन उनको संस्कृत मानव बताया गया है। यहाँ संस्कृत व्यक्ति, नई चीज़ की खोज करने वाले व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति बताया गया है। और सभ्य व्यक्ति किसको बताया गया है? दोनों में तुलना है। सभ्य व्यक्ति वो है जो अपने पूर्वजों द्वारा खोजी गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला, उसको अचानक से अनायास ही जो वस्तुएं खोज के रूप में प्राप्त हो जाती हैं तो वो सभ्य व्यक्ति माना जाता है। इस पाठ में विद्यार्थियों अंत में देखते हैं कि सर्वस्व त्याग के कुछ उदाहरण बताए गए हैं लेखक के द्वारा। वो बताया गया है कि माता द्वारा रोगी बच्चे को रात भर गोदी में लेकर रहना, ये त्याग का उदाहरण है। लेनिन द्वारा डबल रोटी का जो टुकड़ा है, सूखा टुकड़ा है, उसको स्वयं ने खाकर दूसरों को खिलाना, ये भी त्याग है। और सबसे बड़ा त्याग पाठ में आया है कि सिद्धार्थ के द्वारा मानवता के हितार्थ सारे सुखों को त्याग करके और सन्यासी जीवन में आरूढ़ हो जाना, सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर हो जाना, ये त्याग का बहुत बड़ा रूप यहाँ पर बताया गया है। असभ्यता के बारे में भी चर्चा की गई है। तो मनुष्य द्वारा दूसरों के विनाश के लिए विध्वंसक हथियार तैयार करना, दूसरों के विनाश के लिए विध्वंसक हथियार तैयार करना, ये क्या है? असभ्यता की निशानी है। जैसे बमों का, मिसाइलों का, परमाणु बमों का जो आविष्कार है, वो हथियार तैयार करना, ये असभ्यता के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृति के विविध रूप यहाँ इस पाठ में आए, तो संस्कृति के विविध रूप कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन चीज़ों ने संस्कृति को बढ़ावा दिया है, तो वो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किए गए। तो उनको एक बार पुनः देखते हैं। 4 उदाहरण हैं यहाँ पर। पहला है आग और सुई धागे का आविष्कार। करने की जो भावना है, करने की जो प्रेरणा है, वो क्या है? संस्कृति के एक रूप के अंतर्गत आता है। दूसरा है तारों की जानकारी चाहने वाली ज्ञान इच्छा। ये आकाशगंगा क्या है, तारे क्या हैं, मानव जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, इस चीज़ में उनको ज्ञान को जो पाने की जो इच्छा है, वो क्या है? संस्कृति का एक रूप हो सकता है। तीसरा है पर दुख को लेकर के संवेदनशील बनाने वाली प्रेरणा। कोई व्यक्ति दुखी है, उसको दुख को देखकर उसमें, उसके मन में भी उसके प्रति दुख से संबंधित जो प्रेरणा है, उसमें संवेदनशील बनाने वाली जो प्रेरणा है, वो यहाँ पर संस्कृति के एक रूप के रूप में हो सकती है। और सर्वस्व त्याग करने वाली मानवता, इससे संबंधित संस्कृति का एक विविध रूप हो सकता है। विद्यार्थियों, रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी और राजनीतिक जो लेनिन थे, तो यहाँ लेनिन के बारे में हमने समझा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका भदंत आनंद कौशल्यायन के लेखक परिचय के बाद में इनका जो पाठ सारांश है, और पाठ के बाद उस पाठ सारांश के अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर जो चर्चा की गई है वो यहाँ पर है। तो विद्यार्थियों,
पाठ आपको कैसा लगा, और अगली विषय वस्तु को लेकर के शीघ्र ही हम हाजिर होते हैं अगले वीडियो के साथ में। लेकिन विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, कमेंट्स करना है। आप अपनी जो भी इन विषयों से संबंधित टॉपिक से संबंधित जानकारी है वो यहाँ आप ले सकते हो। और विद्यार्थियों, मैं परीक्षा तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। कक्षा 10 और 12 के समय समय पर वीडियो जाते हैं, उस समय भी आपको मैं अच्छा सा प्रश्न पत्र तैयार करके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मेरा विश्वास है कि आप उन प्रश्नों से आप हिंदी के प्रश्न पत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने में आप सहयोगी होंगे, आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।